जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है डी कोड माइक में एक खास एपिसोड के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि 2025 में जो इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर, प्लेन क्रैश और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें, जिसके बारे में आप सभी को पता नहीं और ना मुझे पता कि ये चीज़ें जो हो रही हैं उसका रीज़न है क्या। तो आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया के यंगेस्ट न्यूमरोलॉजर, जिनका नाम है हिमांशु उर्फ विवान राज। तो भाई स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप पहले हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रो दे सकते हैं तो? जी, मैं एक चीज़ में करेक्शन करना चाहूँगा। मैं खाली न्यूमरोलॉजर नहीं, रिस्ट्रोच एनालिसिस, नेम करेक्शन एनालिसिस एंड क्रिस्टल एनालिसिस भी हूँ। सॉरी यस, यार, ये मुझे पता नहीं था। तो जो ये न्यूमरोलॉजी है इसका मतलब क्या है? हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो सुना हुआ है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ ही लोग हैं जो जानते हैं। तो एक बार आप एक्सप्लेन कर दोगे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है? यस, देखिए, एस्ट्रोलॉजी हमारे इंडिया में बहुत पहले से टाइम से चली हुई आ रही है, बट जो न्यूमरोलॉजी है ये अभी की साइंस है। इनफैक्ट ये भी अब नई नहीं है, ये भी बहुत पुरानी है, बट इसका जो ट्रेंड है वो अभी आया है। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूमरोलॉजी एक्सप्लेन करना चाहूँ कि न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है। न्यूमरोलॉजी इसको हिंदी में कहते हैं अंक शास्त्र। न्यूमरोलॉजी एक है स्टडी ऑफ नंबर्स, यानी कि इसमें हम नंबर्स के स्टडी करते हैं, नंबर्स के पैटर्न्स को समझते हैं कि किस तरह से वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं, किस तरह से एक देश पे इम्पैक्ट डालते हैं इनफैक्ट। तो उस चीज़ को हम न्यूमरोलॉजी में स्टडी करते हैं। न्यूमरोलॉजी के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आप जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, हाँ। एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली एंड काफ़ी सारे उसके भी टाइप्स होते हैं। ऐसी न्यूमरोलॉजी के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे लूसो न्यूमरोलॉजी हो गई, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, साउंड न्यूमरोलॉजी, इनफैक्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी जो जो इंडिया की है तो वो। भाई जो मतलब आपने जो ये चार डिफरेंट मतलब चार पार्ट बताए न्यूमरोलॉजी के अंदर, यस, नाम मैं भूल गया उनका, क्या क्या नाम थे? लूसो, पाइथागोरस, वैदिक। हाँ, तो एक बार हमारी ऑडियंस के लिए आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक पार्ट को? यस, सबसे पहले हम लूसो न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। जो ये लूसो न्यूमरोलॉजी ऐसा कहा जाता है कि ये चाइना से आई है, बट ऐसा नहीं है। उसकी हिस्ट्री के बारे में हम दोबारा बात करेंगे, बट पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके पीछे मान्यता क्या है। जो लूसो न्यूमरोलॉजी ये चाइना से आई है। चाइना के कोई एक लूसो कोई राजा थे, तो उन्होंने कुछ डिस्कवर किए थे कि कोई एक जो कछुआ था वो समुद्र में से आया, तो उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए, तो उसके ऊपर एक ग्रिड बनी हुई थी जिसके बेसिस पे लूसो न्यूमरोलॉजी काम करती है। ठीक है, तो उन्होंने उसको इन्वेंट करा। अब इंडिया में आया। अब क्या होता है कि बाहर के देशों से क्या होता है, उन्होंने वायरस बना दिया, वायरस ने बना दिया, वैक्सीन आप बना दो, तो ऐसे ही उन्होंने गुड़ गोबर कर दिया। फिर वापस ये इंडिया में आई, इंडिया की साइंस थी जो बाहर गई, वापस इंडिया में आई, इंडिया वालों ने उसको ठीक करा एंड फिर उस पर और रिसर्च करी, और वो न्यूमरोलॉजी आज ऐसी है। तो लूसो न्यूमरोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। लूसो न्यूमरोलॉजी पे अभी उतनी स्टडीज नहीं हुई है जितना लोगों ने इसका हाइप बना दिया है। अच्छा। यस। भाई मैं इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करूँगा। जैसे आपने बोला न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का खेल है। जो नंबर्स हैं, जो हमारी जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ भी होती है, उनमें भी नंबर होता है। तो उससे न्यूमरोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है हमारी डेट ऑफ बर्थ से? डेट ऑफ बर्थ ही न्यूमरोलॉजी की मतलब जो कोर होता है हम्म। वो डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में दो नंबर्स निकलते हैं आपके, एक पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर। इसको कई लोग मूलांक भाग्यांक कहते हैं, ड्राइवर कंडक्टर नंबर कहते हैं, और भी बहुत सारे बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर, ऐसे नंबर्स कहते हैं। तो जो उसकी टर्म है वो पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर, दो नंबर होते हैं, मूलांक और भाग्यांक। ठीक है, तो पर्सनैलिटी नंबर होता है वो आपका मूल अंक होता है, यानी कि आपका कोर नेचर कैसा होगा। डेस्टिनी नंबर होता है कि आपकी ओवरऑल लाइफ की जर्नी कैसी रहेगी। पर्सनैलिटी नंबर आपका 30-35 तक एक्टिव रहता है, उसके बाद आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हम ये जानते हैं कि पर्सनैलिटी नंबर किस तरह से इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए, हर एक नंबर को ना हर एक प्लैनेट के साथ एसोसिएट करा हुआ है। ठीक है, जैसे नंबर 1 का सन है, नंबर 2 का मून है, नंबर 3 का जुपिटर, ऐसी 9 तक है। अच्छा। ठीक है, हर नंबर को हम सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं। जैसे आप, अब जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 9 तक ये प्लेनेट है। हम्म। अब किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ 30 जून है, तो उसका पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकालेंगे? दूसरे को छोड़ो, आप मेरा निकाल के बताओ। ओके, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29/6/2001। ठीक है, 29/6/2001। वन। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। इसमें जो 29 है, इससे आपका पर्सनैलिटी नंबर निकलेगा। कैसे? इसको आपको रिड्यूस करना है सिंगल डिजिट तक। तो जैसे 29 है, हाँ। उसको आपको प्लस करना है। 29 प्लस करेंगे कितना आएगा? 11। 11। ठीक है, अब
ये सिंगल डिजिट पे नहीं आया, नहीं अब आया। इसको दोबारा प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 आएगा। हाँ। ये आपका पर्सनैलिटी नंबर हो जाएगा। 2। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पर्सनैलिटी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर क्या होता है? देखिए डेस्टिनी नंबर हमारा होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ से ही निकलता है। जैसे आपने जो डेट बताई थी क्या थी, 29 जून 2001। 1। हाँ। ठीक है। 29 एंड जो मंथ है जून, एंड जो ईयर है 2001, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे सिंगल सिंगल, जैसे 2 +9 +6 +2 +1। जीरो को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है ना। ठीक एस्ट्रोलॉजी है। में भी जीरो की वैल्यू नहीं होती। देखिए बिल्कुल सॉरी, नहीं। नंबरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी, यस। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 20 पे। हम्म। ठीक है। अब 20 ये भी डबल डिजिट है, इसको भी सिंगल डिजिट पे लेकर आए तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि आपका पर्सनैलिटी नंबर भी 2, आपका डेस्टिनी नंबर नंबर भी भी 2। 2। तो यानी कि आपका जो कॉम्बिनेशन है ना 2 और 2 का बना। अब आपकी जितनी भी प्रिडिक्शंस होगी ये इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हुई। जैसे आपने मेरे डेट ऑफ बर्थ के डिजिट निकाले 2 2, यस। तो ये मेरी पर्सनैलिटी को कैसे जस्टिफाई करता है या मेरी पर्सनैलिटी पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, इसके बारे में कुछ ब्रीफ कर दें। ओके। तो मैं सबसे पहले आपको 1 से लेके 9 तक जो नंबर्स हैं उनके प्लैनेट्स आपको पहले बता देता हूँ, हाँ। फिर उस पे आते हैं। ठीक ठीक है। है। तो जो नंबर 1 है वो एसोसिएटेड है सन के साथ। ठीक है। नंबर 2 मून। मून। नंबर 3 जुपिटर हम्म। यानी कि बृहस्पति। हम्म। नंबर 4 राहु। हम्म। नंबर 4 राहु। राहु। ठीक है। नंबर 5 मरकरी यानी मरकरी। बुध। नंबर 6 वीनस। हाँ। नंबर 7 केतु। हाँ। नंबर 8 सैटर्न यानी शनिदेव जी। शनिदेव। ठीक है। नंबर 9 मार्स। ठीक है। मार्स। अब आपके ऊपर है जो आपकी कॉम्बिनेशन निकले, आपके कॉम्बिनेशन निकले 2 और 2 के, जो है मून के। तो चंद्रमा को आप देखिए, जो मून होता है उसको देख के आपको कैसा लगता है कि एक तो देखने में शाइनिंग लगता है, हाँ। अट्रैक्टिव ऑरा हम्म। है कि नहीं। प्लस जो ये 2 नंबर वाले होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट नेचर होता है इन लोगों का। ये सख्त हो ही नहीं सकते। प्लस आपका तो दोनों कॉम्बिनेशन ही बन रहा तो है ना। आपने जो ही बताया है सब मेरे बारे में ही है। यस। थैंक यू मेरे बारे में बताने के लिए। अगर आप लोगों को भी अपना जानना है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें, क्या पता हम उसका जवाब भी दे पाएँ। हाँ, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अपने इंट्रो में ही कहा था कि 2025 में जो इंसिडेंट हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं और भी सारी इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी हुआ, यस। तो ये सब क्या कनेक्टेड है न्यूमरोलॉजी से? यस बिल्कुल। कैसे? देखिए जब से 2025 शुरू हुआ है तब से ये सब चीज़ें और बढ़ गई है। इसके पीछे का कारण जानते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो जो 2025 है अब सब चीज़ नंबर पे है। नंबर सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं हम, हाँ। हर चीज़ में लेकर आते हैं, नेम में भी लेकर आते हैं। वैसे 2025 है उसको हम सिंगल डिजिट पे जब लेकर आएंगे तो कितना बनेगा, 2 + 2 + 5 हो जाएगा 9। नो। 9 होता है मार्स का, हम्म। जो युद्ध दर्शाता है, जो वॉर्स दर्शाता है, जो डेंजर, ब्लड और जितने भी आपदाएँ होती है उस चीज़ों को दर्शाता है। नंबर 9 यानी कि एक्सीडेंट, सर्जरी, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। आप देखिए जब से 2025 शुरू हुआ है तब से प्लेन क्रैशेस कितने बढ़ गए हैं। हाँ। अचानक से पहले अहमदाबाद, फिर केदारनाथ, फिर इंडोनेशिया में इतने सारे प्लेनों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है। टेक ऑफ करते ही वो क्रैश हो जा रहे हैं। ये सब इस चीज़ का प्रभाव है। इतने आपको केसेस इससे पहले नहीं मिलेंगे क्योंकि नंबर 9 का साल है ये। अब इसके बाद आएगा 1 का। अब देखिए नंबर 1 से लेके 9 तक हुआ, फिर दोबारा से शुरू हो रहा है 1 पे। यानी कि 2026 में भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। इसका इंडिकेशन मैं आपको पहले से दे रहा हूँ। प्लस जो हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी है जो इंडिया की है, वैसे तो पूरी न्यूमरोलॉजी इंडिया की है बट वैदिक न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा माना जाता है। जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसमें ना हम 2 नंबर्स का निकालते हैं आखिरी के, जो सेंचुरी होती है जैसे 2025 है उसमें 2000 का नहीं लेंगे, सिर्फ जो 25-25 है इसको लेंगे। तब इसमें जो 2026 का बन रहा है वो 8 का बन रहा है। और 8 से डिनोट किया 8 शनि। सनी। और जब शनि जी आते हैं भरपूर मेहनत कराते हैं। शनि का मतलब मनी भी है। शनि जितना पैसे दे सकता है उतना कोई नहीं देगा राहु को छोड़ के, वो अलग राहु तो प्लेनेट है, शायद उस पर अलग डिस्कशन करेंगे। शनि जितना बहुत पैसा दे सकता है लेकिन शनि कहता है अगर तुम्हारी औकात है तो। अब जो 2026 आएगा वो सब पे रहेगा। 2026 में बहुत सारी चीजें होने वाली है, उस पर भी आगे बात करेंगे। तो जब ये इंडिया और पाकिस्तान में भी वॉर हुआ तो ये भी कनेक्ट है क्या न्यूमरोलॉजी से? यस बिल्कुल। कैसे? इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगा जो अंग्रेज भारत को 1947 में छोड़ के गए हैं
ये चीज तो हम न्यूमरोलॉजी अब पढ़ रहे हैं, वो उस टाइम पे न्यूमरोलॉजी भारत और पाकिस्तान के साथ करके चले गए। कैसे? इसको समझ। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैंने आपको 4 टाइप बताए थे न्यूमरोलॉजी के, हाँ। लूशो, पाइथागोरस, वैदिक वैदिक। और साउंड। हम्म। ठीक है? जो पाइथागोरस है ये वेस्ट में ज़्यादा चलता है। पाइथागोरस। वेस्ट, हाँ, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। ये मैथ वाली पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं है? नहीं, ये पाइथागोरस जी ही वही है जिन्होंने थ्योरम दी थी, अच्छा, उन्होंने ही उन्होंने। न्यूमरोलॉजी बनाई। अच्छा। और 20 साल घूमे थे, भारत में आए, यहाँ से साइंस लेके गए वहाँ पे। तो उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कैसे खेला करके गए वो भारत के साथ। अब देखिए, जो ये अंग्रेज थे, इन्होंने भारत को नाम दिया इंडिया, इंडिया। अंग्रेजों ने दिया। ठीक है? न्यूमरोलॉजी में ना कुछ नेम के वाइब्रेशंस होती है जिसको हम बेकार मानते हैं, जिसमें से एक वाइब्रेशन होता है डाई की, यानी कि डी आई। आप खुद ही देखिए डाई वाइब्रेशन कैसी है, बेकार होती है ना? मरने का कुछ साउंड आ रहा है, पेन का साउंड आ रहा है ना। तो वो नाम देके गए इंडिया, और एक पाकिस्तान जो अलग ही उसका खेल है। ठीक है? तो जब आज़ाद हुआ, उस वैसे तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो आज़ादी की एक डेट मान लेते हैं हम, 1947। ठीक है? जो हर एक नंबर होता है, जो सॉरी अल्फ़ाबेट होता है, उनकी वाइब्रेशन चलती है, उनका एक टाइम पीरियड चलता है। जो इंडिया के नाम में अल्फ़ाबेट्स है, उनका भी टाइम पीरियड चलेगा, है ना? इंडिया पाकिस्तान दोनों का साथ चलेगा। आप देखेंगे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के नाम का आप टोटल निकाल लेंगे पाइथागोरस से, तो दोनों के नाम का टोटल सेम निकलेगा 28 पे। ये उस टाइम पे अंग्रेज करके चले गए। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो पाकिस्तान का नाम है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए, पाकिस्तान इतनी सारी हरकतें करता है, इतने सैंक्शंस लग गए, इतना हाँ। सब कुछ हो गया, तब वॉर भी में। अभी भी खड़ा हुआ है वो। हाँ। कोई और देश होता बर्बाद हो जाता। हाँ, मैंने न्यूज में भी देखा था, इंडिया और पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था, तो शायद वो एमएफ में लोन मांगने भी गया था, मगर उसका लोन मिल लोन गया। भी मिल गया। ये बल्कि। देखिए, इतने कांड करने के बाद भी वो देश आज भी खड़ा हुआ है। हाँ। कुछ तो बात होगी वहाँ की ना लीडरशिप स्ट्रांग है। ना, कुछ फिर भी है वो। तब भी वो। इम्पैक्ट डालता है, पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डालता है वो। अब नाम पे आते हैं। पाकिस्तान, पाक अच्छी वाइब्रेशन मानी जाती है, बढ़िया। इस अच्छी वाइब्रेशन मानी जाती है, अच्छा। टैन बहुत अच्छी वाइब्रेशन मानी जाती है पाकिस्तान में। इंडिया पे आते हैं। आई एन, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, ठीक है। इंडिया, जो दिया। डाई है, इसने भारत को आयल से, जो भारत की तरक्की रुकी हुई है ना, तो इस नाम की वजह से रुकी हुई है। अगर इस नाम को चेंज कर दे, भारत को किसी पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नेता आके भारत का भला करेगा। आप देखिए, इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत। भारत। जो नाम है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है। तो इंडिया नाम पे आते हैं। तो 1947 से इनकी वाइब्रेशन शुरू हुई दोनों की। आई की वाइब्रेशन होती है 9 साल की, एन की वाइब्रेशन होती है 5 साल की, डी की होती है 4 साल की। आई दोबारा आ गया इंडिया में, तो उसकी 9 साल की। ए की होती है 1 साल की। ठीक है? जो इंडिया, इंडिया में मैंने आपको कहा था कि डाई की वाइब्रेशन खराब होती है। 1965 में डाई की वाइब्रेशन चली, वहाँ पे युद्ध हुआ इंडिया का पाकिस्तान से। चाइना से भी हुआ था बाद में। ठीक है? उसके 5 साल बाद 1965, 66, 67, 68, 69, 70, छठे साल में दोबारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आई थिंक चाइना से हुआ था। ठीक है? अच्छा। आई एन की वाइब्रेशन चल रही थी उस टाइम। ठीक है? अब उसके बाद इंडिया की दोबारा से डाई की वाइब्रेशन चलती है। कब चलती है? 1992 में, 1992 में। तब भी इंडिया का युद्ध होता है। फिर उसके 5 साल, पैटर्न पहचानने का, युद्ध हुआ, फिर उसके 5 साल बाद दोबारा युद्ध हुआ, फिर अब दोबारा युद्ध हुआ है, अब इसके 5 साल, 1 साल ऊपर नीचे होता है। 5 साल होता है 1998, 1999 में युद्ध हुआ, 1999 में। ठीक है? वहाँ पे युद्ध हुआ। फिर इंडिया की दोबारा डाई की वाइब्रेशन चली 2019 में। 2019 में भी आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या हुआ था। ठीक है? और उसके 5 साल बाद 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 में भी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो आपने बताया हाल ही में मतलब युद्ध हुआ था 2025 में, तो अब भी कोई चांसेस है कि आगे भी कोई युद्ध वगैरह हो सकता यस, है? एक चांस है 2026 में दोबारा होने का, लेकिन उसके बहुत कम चांसेस है, क्योंकि जब भी युद्ध हुआ है आपसे पहले, तब आई एन की वाइब्रेशन चल रही थी। आईएन के। यस, इंडिया की आई, मतलब आई की वाइब्रेशन में था, और पाकिस्तान एन की। तो लेकिन बहुत कम चांसेस है
प्लस अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो डाइक वाइब्रेशन अब तक चली ये आगे भी तो कभी ना कभी चलेगी, चलेगी। तब भी तो युद्ध होना चाहिए। इसमें मैं आपको न्यूमरोलॉजी से हट के जवाब देना चाहूंगा। देखिए पाकिस्तान अभी जिस स्थिति में है, पाकिस्तान उस हालत में नहीं रहेगा कि वो भारत से युद्ध कर पाए। सर उस हालत में नहीं रहेगा, युद्ध के चांसेस उस टाइम पे भी रहेंगे। मगर मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा। जी पाकिस्तान ने इंडिया से जब जब वॉर किया, तो मैंने ये देखा है कि ज्यादातर सैंक्शन इंडिया पे ही लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान पे कोई सैंक्शन ना कुछ देख मतलब कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता क्या उसके नाम की वजह से पाकिस्तान। देखिए नाम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि हर कोई आपको आपके नाम से बुलाता है, आपको आपके मोबाइल नंबर से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं बुलाता। कोई आपको बुलाएगा तो कहेगा संजू, है ना, नाम कहेगा। जब भी वो नाम कहेगा उसकी वाइब्रेशन इनहेंस होगी। ऐसे इंडिया पाकिस्तान का नाम है। इंडिया पाकिस्तान में आप देखिए अभी भी जब युद्ध हुआ था, अभी हाल ही में जब मई में युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें पाकिस्तान वहां से अपने 20-20, 30-30, 40 हजार के ड्रोन भेज रहा था। यहाँ से हमारी 2-2, 3-3 लाख की मिसाइल जा रही थी। नुकसान ज्यादा किसका था? इंडिया का। वो बात अलग है कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम था, इंडिया की हम बुराई नहीं कर रहे। मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि नुकसान भारत का हो रहा है हर बार, क्योंकि वाइब्रेशन ऐसी है। जैसे आपने बताया कि नाम न्यूमरोलॉजी में इम्पैक्ट डालता है, यस तो ये किसी से, जैसे मान लो कि बहुत सारी सेलिब्रिटी हैं, तो उनके नाम से भी इफेक्ट पड़ता है। यस देखिए इंडिविजुअल नेम भी इफेक्ट क्योंकि डालता मैंने है। अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट में देखा था, जस्सी गिल ने अपने जस्सी गिल ने ये अपने नाम का कुछ बताया था कि उन्होंने आई की जगह ई लगा दिया था। ये लगा के, यस तो यस वो कह रहे हैं कि मेरी ग्रोथ एकदम से बूस्ट हो गई, तो यस इसके बेसिस देखिए पे कुछ है। नेम में भी ना दो न्यूमरोलॉजी है। एक तो कुछ पाइथागोरस से करते हैं, कुछ सेलेंटियल न्यूमरोलॉजी से करते हैं। ठीक है, इंडिया में ज़्यादातर सेलेंटियन से करते हैं। ठीक है, नाम में भी आपका इम्पैक्ट डालता है। कैसे डालता है? नाम में ना इनफैक्ट इंडिविजुअल जो नेम है उसमें कई सारे पैरामीटर होते हैं। कम से कम मेरे को 15 पैरामीटर पता है, 15 से 16 पैरामीटर जो मेरे को पता है। और अभी और डिस्कवर हो रहे हैं, इन पे और रिसर्च हो रही है। ऐसे नहीं कि यहीं पे आके रुक जाएगा। ऐसे और भी पैरामीटर्स होते हैं नाम पे। जैसे आप देखेंगे कि जो राजकुमार राव है, उन्होंने अपने नाम में नेम करेक्शन करा। जो आयुष्मान खुराना है, उन्होंने शायद डबल एन और डबल आर करा था। काजल जी ने काजोल कर दिया। अजय देवगन जी ने अपने नेम में करेक्शन करा। आपने तो तो इतने ये सारे नाम बता दिए, मुझे तो एक ही नाम पता था, जस्सी गिल। ये एक ट्रेंड सा चला हुआ है, बट ये भी डिपेंड करता है कि आप नेम करेक्शन, मतलब नेम में जो अल्फाबेट बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं। उसकी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका कंपाउंड नंबर क्या होगा, उसका नेम नंबर क्या होगा, उसमें जो वाइब्रेशन है वो कैसी है कि नहीं। जो अल्फाबेट की वाइब्रेशन चलेगी, किस टाइम पे कौन सी वाइब्रेशन चलेगी, वो आपको सूट करेगी नहीं करेगी। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं नेम करेक्शन करने के। सही है। मेरे को तो लगता है कि आम लोगों को तो शायद इसके बारे में पता भी नहीं होगा। जी देखिए ये ऐसी साइंस है जो मैं चाहूँगा कि हर एक किसी को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक घर में पता होनी चाहिए। आप एंशियंट टाइम में जाएंगे तब एस्ट्रोलॉजी हर एक घर में आती थी। आयुर्वेद हर एक घर में आता था। तभी भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। मेरा तो यही एम है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा यंग एज में हूँ, एंड मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँ, मैं इस साइंस को भारत के एक एक घर तक लेकर जाऊँ। इनफैक्ट एक एक घर तक नहीं, एक एक कॉलोनी तक, एक एक मतलब लोगों को पता हो, लोग अवेयर हो। अब आजकल क्या है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में कचरा करा हुआ था, कचरा जैसे करा हुआ। हाँ, एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा जो ये ऐप है, उसका नाम नहीं लूंगा, जो यस उसमें यस यस लोग रहते हैं या जिससे लोग कांटेक्ट करते हैं, वो क्या सच में रियल होते हैं कि सिर्फ। यस मैं पहले थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पे आता हूँ। हम्म, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस थी जो अनबीटेबल थी, हम्म, जिससे ये भी बताया जा सकता था आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, जो आज के टाइम में नहीं हो सकता। पहले हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, अब नहीं हो सकता, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे लोग नहीं है। जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं है। तो वैसे ही अब न्यूमरोलॉजी का कचरा कर रहे हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने एस्ट्रोलॉजी का कचरा करा हम्म। कि हर चीज में पत्थर पहना देते हैं, पूजा करवा देते हैं। 10-10 हजार की पूजा करवा देते हैं हर चीज में। हाँ, 10,000 दो आप तो आपके घर में शांति आ जाएगी, 20,000 दो हाँ, तो ये आपके घर एस्ट्रोलॉजर्स में ये पैसे आ जाएंगे। एस्ट्रोलॉजर ने कचरा करा है। ऐसे अब न्यूमरोलॉजर है। पैकेज देते हैं, पैकेज। हाँ यस,
ऐसी न्यूमरोलॉजर है, न्यूमरोलॉजर के पास पूजा तो है नहीं, हम्म वो आते हैं नेम पे, हम्म 10,000 का आप नेम करेक्शन करा लीजिए। यार लिटरली मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, जिस साइंस ने उनको इतना ऊपर पहुंचाया है उसी साइंस को कच्चा करने में लगे हुए हैं। दूसरा आपने जो ऐप का बताया, दीज ऑल एप्स आर कॉल सेंटर्स नाउ, हम्म ओनली कॉल सेंटर्स। वहाँ पे जितने भी एस्ट्रो, किसी को कुछ नहीं आता भाई। एस्ट्रोलॉजी से आज के टाइम में जो ऐप पे बैठे हैं वो बिल्कुल नहीं बता सकते आपकी शादी कब होगी, बिल्कुल नहीं बता सकते। मतलब मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को देखा जो एक मास्टर शेफ करके कोई शो आता है, हम्म शायद मास्टर शेफ ही नाम है उसका, उसमें लाफ्टर लाफ्टर सॉरी लाफ्टर शेफ, हम्म जो उसमें एक एस्ट्रोलॉजर मेल हम्म और एक एस्ट्रोलॉजर फीमेल, उनको बिठाया हुआ है। हम्म। पहले तो मेरा ये सवाल, वहां पे उनका काम क्या है? खाना बनाना। ठीक है, वहां पे उनको बिठाया हुआ है कमेंट्री करने के लिए। वहां पे एक तो माता सी बन के आई हुई थी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम्म जो भी उनका उनकी मर्जी भाई उन्होंने करा हुआ, ठीक है, माता सी बन के आई हुई, वहां पे बैठ के वो कमेंट्री कर रहे हैं। यार थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लो साइंस की। इन सब, इनफैक्ट मैं आज जो आपके व्यूअर्स है उनसे भी कहना चाहूंगा, दीज ऑल एप्स आर कॉल सेंटर्स, ओनली कॉल सेंटर्स। इनमें कुछ नहीं होता, आपका खाली टाइम पास कराया जाता है, आपको खाली फंसाया जाता है। मतलब जिसने ऐप बनाया है वो खुद एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हाँ तो आप समझ ही सकते हैं इस चीज़ से। प्लस उसमें लाइव आते हैं, लाइव आके जो टैरोट वाले होते हैं ऐसे ऐसे पत्ते पता नहीं ये ऐसे ऐसे पत्ते निकाल रहे हैं यार, आपसे अच्छे पत्ते हमारे गली के बिल- नुक्कड़ पे बैठ, बोलना नहीं चाहूंगा मैं। ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर है जो खाली आपका टाइम पास करेंगे, आपसे खाली पैसे लेने के लिए वहां पे वो बैठे हुए हैं। खाली कॉल सेंटर से आपको खाली सेटिस्फाई करेंगे, आपसे बात करेंगे, थोड़ी देर आपको समझाएंगे, आपको सिंपैथी देंगे, और बस और बस। कुछ नहीं है। आपको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, आपको कहेंगे मैं आपकी कुंडली पढ़ पा रहा हूँ और आपकी बहुत अच्छी कुंडली है, भले उसका कुछ शनि भारी चल रहा हो, उसको आपकी बहुत अच्छी कुंडली अरे है। मैंने ट्राई किया था इस और ऐप में, यस, फ्री ट्रायल। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, इन ऐप में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कब वापस आएगी, वो हम्म मेरे को कब अनब्लॉक करेगी, ये सिर्फ टीनेजर्स ही वहाँ पे जाते हैं। ये ऐप, इन ऐप्स की रियलिटी है। डार्क रियलिटी। यस, जो अभी शायद कुछ लोग ना गए हो, जिनको लगता हो कि यार एक बार जाके देखता हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा, मत जाना, पैसा वेस्ट मत करना। हाँ, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, शायद में टैगलाइन भी यही थी, इंडिया का यंगेस्ट निम्नोलॉजर। ये का मतलब कैसे बनने हैं, क्या कोई कोर्स वगैरह या कोई इंटरेस्ट, कोई स्कूल कॉलेज कहीं पे पढ़ाई होती है क्या इसकी? ओके, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं, मतलब मैं और एक मेरा फ्रेंड था, जो हम्म आपस में ऐसे बैठ के बात कर रहे थे नॉर्मली, हम्म कि वो मेरे को बता रहा था कोई एक, मतलब हमारे यहाँ दिल्ली में कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है, वहाँ पे कोई एक, वो जो पामिस्ट होते हैं, हम्म वो कोई बैठते हैं वो 200 रुपये चार्ज करते हैं, तो ऐसा मतलब वो कुछ बता रहा था कि ऐसे पामिस्ट होते हैं, ये देखिए लाइन ये होती है, तो मेरे को इंटरेस्ट जागा। हम्म तो मैं कहा यार ये तो बढ़िया है, तो मैंने सोचा ये सीख के मैं इसके ऊपर आजमाऊंगा, इसको दिखाऊंगा। मतलब होता है ना बचपन में कि हाँ, हाँ होशियारी डॉक्टर मारनी बनना है, है। होशियारी मारने की, हाँ देख तेरे साथ ऐसा होगा। तो मेरे मन में भी वो आया, तो मैंने फिर रिसर्च करना थोड़ा कि क्या होता है कैसे होता है। गया तो मैं पामिस्ट्री के लिए था, लेकिन फिर मेरे को न्यूमरोलॉजी के बारे में पता चला। एंड फिर थोड़ा मैंने देखा, जो आजकल वेबिनार्स होते हैं मैंने थोड़ा अटेंड करे। एंड मैंने देखा, मैंने 2 वेबिनार्स अटेंड करे। उसमें क्या था, उन्होंने पढ़ाया, ठीक है अच्छा था, उन्होंने एंड में टाइमर लगा दिया कि आपको कोर्स मिलेगा 1 घंटे का, 10 मिनट का आपके पास टाइम है, धमाकेदार ऑफर। मैं मतलब करने वाला था, उन्होंने फिर टाइमर लगाया, तो मैं कहा यार ये ऐसे साइंस पढ़ा रहे हैं, तो ये ऐसे टाइमर वगैरह क्यों लगा रही है, तो जैसे कोई कॉर्पोरेट में सेल कर रहा हो ऐसे लग रहा है। तो मेरा उस मन उठ गया, फिर मैंने किसी और का करा, एक है रोहित गडकरी सर, हम्म आप सर्च करेंगे, वो ऑनलाइन नहीं है, मतलब अकाउंट है, वो ऑनलाइन रहते नहीं है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो बंदा ऑनलाइन बहुत ज़्यादा है ना, उसके सही होने के चांसेस उतने ही कम कम। होंगे। बस एक ऑनलाइन जो मेरे को सही लगता है, एस्ट्रोन पंडित, वो मेरे को पर्सनली ठीक लगते हैं।
जो मेरे गुरु है डॉक्टर रोहित गडकरी, उनसे मैंने सीखा है। पूरा प्रॉपर मैंने उनका कोर्स लिया था इनफैक्ट, एंड उसमें सारे मोडेलिटीज़ उन्होंने पढ़ाई। जो आजकल क्या है, सब पैसा कमाने पे लगे पड़े हैं, बट वो मेन उनका मोटिव ये है ही नहीं। पैसा मोटिव ही नहीं है। पैसा मोटिव ही नहीं है। उन्होंने सारी चीज़ें सिखाई उसमें। ये नहीं कि खाली लूसो पढ़ा के छोड़ दिया, खाली वैदिक पढ़ा के छोड़ दिया, साउंड पढ़ा के छोड़ दिया। उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ाई, मोबाइल नंबर पढ़ाया, क्रिस्टल्स के बारे में भी पढ़ाया। मतलब एक होता है ना पूरा निखार के बच्चे को निकालना, जो स्कूल तराशा क्वेश्चंस है वगैरह, आपको। हाँ, उस तरह से उन्होंने मेरे को सिखाया एंड सीखा मैंने, सारी मोडालिटी सीखी। फिर तो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब मैं ये चीज़ सीखने गया तब मेरे को पता नहीं था कि कैसे लोग होते हैं, किस एज के होते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि मेरे से मतलब डबल ट्रिपल एज के लोग वहाँ पे ये साइंस सीख रहे हैं। मैं 30 से नीचे कोई मेरे को था ही नहीं। 60, इनफैक्ट एक 48 ईयर्स के भी एक्सपेक्टेड मैन थे। 48 नहीं, सॉरी, 84 ईयर्स की एज में वो सीख रहे हैं। तो मैं यही बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर इतने कम एज का मैं सीख सकता हूँ, इतनी ज़्यादा एज के वो सीख सकते हैं, तो आपको सीखने चाहिए। ये साइंस बहुत अच्छी है। आप इससे अपनी लाइफ में इम्पैक्ट ला सकते हैं। अगर आप साथ आगे कभी और पॉडकास्ट हो, उसमें मैं आपको बताऊं अभी कि आप अपनी कैसे प्रिडिक्शन वगैरह कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज और देना चाहूँगा, कैसे आप कर सकते हैं, इसमें क्या क्या होता है ना। यही है कि सब इसलिए इस चीज़ को सीखे, क्योंकि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता, भारत के लोगों को ये सब चीज़ें आती थी। हम्म, आयुर्वेद आता था, एस्ट्रोलॉजी आती थी। एस्ट्रोलॉजी तो अभी तो कचरा करा हुआ है, तो वो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो आई थिंक इसीलिए सब मुझे यंगेस्ट न्यूमरोलॉजर कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर आपको भले ही मिल जाएंगे, हम्म, एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत यंग मिल जाएंगे, 9 साल के, 10 साल के। उनकी बात अलग होती है, जो गुरुकुल से पढ़ के निकलते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं। उन पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो कह सकता हूँ यंगेस्ट तो हूँ। हो सकता है मेरे भी हो कोई, ऐसे नहीं है, हो सकता है। तो भाई यार काफी मजा आया आपसे बात करके, और बहुत सारी चीजें जानने को भी मिली कि कैसे हमारी जिंदगी हमारी लाइफ में हमारे नाम्स नंबर कैसे इफेक्ट करते हैं। वैसे सवाल तो मेरे मन में काफी सारे हैं, लेकिन फिर पॉडकास्ट वही है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जरूर अपने पॉडकास्ट में एक बार फिर से बुलाऊंगा, ताकि जो हमारे मन में सवाल हैं हम उसके बारे में और जान सके। ओके, तो देखिए 2026 में मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि एक्चुअली में 2026 में क्या एग्जैक्टली होने वाला है वो तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्या क्या हो सकता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था 2026 का, एक तो अगर लूसो से देखा जाए तो एक बन रहा है पूरा जोड़ के, और अब वैदिक से देखा जाए तो 8 बन रहा है। हम्म, एक का होता है नई शुरुआत, हम्म, 8 का होता है शनि जी। शनि जी तो सभी जानते हैं क्या होता ठीक है। है। हार्ड वर्क लेकर आते हैं, खून पसीना मेहनत सब करवाते हैं। तो जो 8 है ना, 8 में रिसेशन, बहुत तगड़ा वाला रिसेशन आने के 95% चांसेस है। 95%। 95%। 2026 में बहुत तगड़ा रिसेशन आने वाला है। सब गिरेगा, गोल्ड भी गिरेगा, गोल्ड रियल गिरेगा। स्टेट भी गिरेगा। तो बेसिकली 2026 में जो रिसेशन आने वाला है, अभी आप देखेंगे कि इंडिया की उसमें स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है कंपेयर टू वर्ल्ड। वर्ल्ड। कैसे? इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? अमेरिका। आप देखेंगे अमेरिका की उसमें हालत खराब होगी। हम्म, प्लस जो चीन है, जो इस टाइम पे अमेरिका हम्म, कॉम्पिटेंट है, वो भी, क्योंकि अभी आप देखेंगे चाइना में जो राजनीतिक अस्थिरता है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो, कम्युनिस्ट अगर, पार्टी। हाँ, उसकी, इन न्यूमरोलॉजी से हटा के मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल। ठीक है, चाइना वहाँ पे जाएगा, अमेरिका उधर जाएगा। इंडिया की इन दोनों के कंपेयर में स्थिति अच्छी रहने वाली है। क्यों रहने वाली है उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत नाम भी लीगल करा है। लीगल करा है। हाँ, आप देखिए भारत की जनसंख्या है 140 करोड़ प्लस। हम्म, जब 140 करोड़ प्लस एक साथ भारत नाम लेंगे तो उसकी वाइब्रेशन कितनी बढ़ेगी। हम्म, तो इस पॉजिटिव। वजह से इंडिया यहाँ पे बच जाएगा। अच्छा। इंडिया नाम उसमें है, अभी भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, बट उतना नहीं पड़ेगा, इतना और देशों पे पड़ेगा। भारत नाम से। यस,
क्योंकि भारत में हमने यूज करना चालू कर दिया है, कर दिया है। और आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल से कर दिया है। हमारी ट्रेनों के नाम भी होने लग गए हैं वंदे यस भारत। यस। तो मैं तो बस। ये कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इंडिया को इंडिया कहते हैं, मतलब सॉरी भारत को इंडिया कहते हैं, वो भारत कहना शुरू कर दे। थोड़ा आप भी थोड़ी देशभक्ति दिखाए और भारत को भारत ही कहे। तो भाई यार काफी मजा आया आपसे बात करके यार। आपने जो न्यूमरोलॉजी के बारे में इतनी सारी बातें बताई है ना, उसको सुनते हुए ना मेरे दिमाग में ना बहुत सारे अभी भी क्वेश्चंस हैं। तो वो आज के पॉडकास्ट में तो नहीं होंगे, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको एक बार फिर से अपने चैनल पे जरूर बुलाऊंगा। और बिल्कुल। थैंक यू यार हमारे चैनल में आने के लिए। ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को ये मंच दिया अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह के एपिसोड लाते रहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे उस टॉपिक का नाम लिखें और अपनी राय जरूर दें। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।